देखिए, संविदा अधिनियम की धारा आपका 29 कल बताई जा रही थी और 29 से फिर एक बार देखिए एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है और जितने कंसेप्ट भाई बताए गए हैं पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। जो करार अनिश्चित है या जिस करार का अर्थ निश्चित करना संभव नहीं है, आपका वह करार वाइड होता है, यानी कि शून्य होता है। शून्य का मतलब ये हुआ कि उस करार का कोई मतलब नहीं है। इसको हम कोरिलेट करके आपको बताए थे और कोरिलेट करके आपका एविडेंस की धारा 93 से बताए थे। एविडेंस की धारा 93 आपको कवर करना है। 93 में जो दृष्टांत हैं वही दृष्टांत धारा 29 में भी हैं, बस रकम चेंज है। आपका 93 पहले फिर एक बार दोहरा दिया जाए तब आपका धारा 30 शुरू किया जाए। 93 में आपका पिछली बार झारखंड में भी आया था और बिहार मेंस में भी आया था 93-94 आपका, ये दोनों धाराएं। तो फिर एक बार देखिए, ए बी से करार करता है कि वह अपना घोड़ा बी को 1000 में या 1500 रुपये में बेचेगा। ये का अब ये है कि ये करार अनिश्चित होने के कारण शून्य है। तो संविदा अधिनियम की धारा 29 में क्यों, क्योंकि 1000 रकम दी जाएगी कि 1500 दी जाएगी ये क्लियर नहीं है, और 1000 दी जाएगी कि 1500 दी जाएगी। इस जो ये वाक्य हैं, इस वाक्य में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं, पक्षकारों को नहीं दी जाएगी। यानी कि ये गलती है, ये पेटेंट डिफेक्ट है, प्रत्यक्ष गलती है और इस गलती को सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रुटि को, इस एम्बिगुअस को, इस संदिग्धता को, इस भूल को सुधारने के लिए कोई बाह्य साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं होगा। तो एविडेंस की धारा 93 कहती है नहीं होगा। अब आइए इसके बाद तेल ओल का उदाहरण पूछा जाता है। याद रखिएगा, घोड़े का उदाहरण भी लास्ट वाला 29 में है। 3-4 कंसेप्ट 29 में याद रखना है। पहला आपका भविष्य में करार करने का करार, ये भी अनिश्चित होने के कारण क्या कल बताया गया था, सुन। इसके बाद लॉक आउट करार, अगर समय निश्चित है तो वह वैध होगा और समय निश्चित नहीं है तो वह करार भी क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस, जस्टिस स्टोवेल याद रखिएगा, और इसमें बताया गया था कि संविदा किसी उद्देश्य से की जाती है, संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। आपको ये बताया गया था कि डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस, फिर आपको बताया गया था कि अगर किसी करार में कीमत मौन है, सामान दे दिया गया है तो कीमत वसूली जा सकती है। न्यायालय निर्धारित करेगा, जो उचित कीमत होगी वह दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड पर्सन पर कीमत छोड़ देना, कोई अनिश्चितता नहीं है। जैसे ए बी करार करते हैं कि ए बी को घोड़ा बेचेगा और दाम वह भी देगा ए को, जो सी निर्धारित करे। तो यहाँ रेफरी का सिद्धांत भी लगा देना है। रेफरी कौन हो गया, सी। जो सी बातें कह देगा वही दाम क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अगर सी ने कह दिया कि 90,000 रुपया घोड़े का दाम दीजिए तो बी को देना होगा। अगर सी कीमत निर्धारित ही नहीं कर पाता तब करार शून्य होगा। यानी कि अगर थर्ड पर्सन कीमत का निर्धारण नहीं कर पाता तब वह करार क्या होगा, शून्य होगा। और अगर घोड़ा बेच दिया गया बी को और सी कीमत निर्धारित नहीं कर पाता, तब न्यायालय
आपका घोड़े की उचित कीमत लगाएगा और एक को दिलवाएगा। यानी कि आपका ये नहीं कि ये सामान की कीमत ही नहीं पाएगा। ये आपका बताया गया था, जरूर याद रखिए। आपका 2 केस याद रखिएगा, 2-3। एक तो डार्लिंगपन हो ही गया। गूथिंग बनाम लिन का केस है। यदि घोड़ा भाग्यशाली निकला तो 5 पाउंड अधिक दूंगा। अब घोड़ा दुलत्ती मरेगा कि भाग्यशाली निकलेगा कि अनकंट्रोल हार्स हो जाएगा, कोई भरोसा है? भाई एक ही माँ बाप के बेटे, एक साधु निकल जाता है तो एक बहुत बड़ा डकैत भी निकल जाता है। अब बचवा बड़ा होकर क्या करेगा, क्या कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है कि आपका जज बनेगा कि बदमाशी करेगा कि सबसे बड़ा तिकड़मबाज बन जाएगा कि छलिया बन जाएगा सबसे बड़ा। कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये भी याद रखिए, कोई गारंटी नहीं है कि किस माहौल में पला बढ़ा, किस ओर जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। उसी प्रकार आपका धारा 29 समाप्त होती है। अब एक केस और है आपका गोल्ड बनाम गोल्ड गोल्ड का। गोल्ड बनाम गोल्ड के केस में पति ने पत्नी से वादा किया था कि जब तक मेरे पास पैसा रहेंगे तब तक मैं तुम्हें क्या करूँगा, दूंगा। अब पैसा रहे न रहे, कब पाकिट खाली रहे, क्या कोई भरोसा है, निश्चितता है कि नहीं? नहीं है। तो ये करार भी क्या होगा? शून्य। तो ये आपका ये बताया गया। फिर आपका सामान वाला उदाहरण सब पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित बनता है। अब आगे धारा 30 देखा जाए। आपका वाइजरिंग एग्रीमेंट। वाइजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है बाजी करार, या आपका पद्यम तौर के करार। बाजी को ही कहते हैं पद्यम। पद्यम तौर के करार या पौड़िक करार, पौड़िक भी कहते हैं, या सट्टेबाजी का करार। यानी कि अगर आपका वाइजरिक एग्रीमेंट दे, पद्यम तौर के करार दे, बाजी करार दे, सट्टेबाजी दे, पौड़िक करार दे, वाइजरिंग एग्रीमेंट दे, तो सब एक ही बात है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला नियम ये निकालना है जो बार बार पूछा जाता है कि पद्यम तौर के करार की धारा में शून्य घोषित किया गया है तो धारा 30 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, पद्यम करार शून्य होते हैं, अवैध होते हैं। शून्य और अवैध दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बाजी करार शून्य भले होता है लेकिन अवैध नहीं। यानी कि धारा 23 के तहत ऐसे करारों को अवैध घोषित नहीं किया गया है। भले धारा 30 में ऐसे करार क्या घोषित किए गए हैं? शून्य। अगला नियम आइए। धारा 30 में जो केस पूछा जाता है वह आपका घेरूलाल पारिक बनाम महादेव दास का आ चुका है। यूपीजे में भी, बिहार में भी। आपका धारा 30 पर कौन सा केस है? घेरू लाल पारिक बनाम महादेव दास। जस्टिस सुब्बा राव ने बाजी करार को परिभाषित किया। तो आपका पद्यम तौर के करार, अभी सामान्य बातें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, बाजी करार की परिभाषा धारा 30 में दी गई है कि नहीं? पूछ ले तो क्या मारेंगे? तो दी गई है कि नहीं? नहीं दी गई है। यानी कि बाजी करार को धारा 30 में परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आखिर धारा 30 में दिया क्या गया है? तो बाजी करार का इफेक्ट दिया गया है, बाजी करार का प्रभाव दिया गया है। बाजी करार का प्रभाव क्या होगा ये तो बता दिया गया है, लेकिन बाजी करार की या वाइजरिंग एग्रीमेंट को डिफाइन नहीं किया गया। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं फिर बता दूं, सीआरपीसी में पिछली बार एपीओ में भी आया था।
जे में भी कॉन्टेक्ट में आ सकता है कि बाजी करार क्या धारा 30 में परिभाषित है कि नहीं, परिभाषित नहीं है। अब बाजी करार का एक उदाहरण देखिए, तब परिभाषा, तब आवश्यक तत्व, तब धारा 30 में दिया गया प्रभाव, तब आपका अपवाद देखना है। और एक अपवाद है, वह है हॉर्स रेसिंग का, यानी कि घुड़ दौड़ का। अब क्यों बनाया गया ये भी आपको देखना है। तो एकदम शुरुआती दौर से आइए, पहले दो तीन ऐसा उदाहरण बताइए, उदाहरण बनाया जाए जो। हाँ, एक और केस पढ़ना है भाई आपका, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसमें भी जस्टिस हाकिन्स ने बाजी करार को परिभाषित किया और बाजी करार और समाश्रित संविदा में डिफरेंस बताया। तो हम बताएंगे डिटेल में फिर इस केस को। जस्टिस का नाम पूछा जाता है, बिहार में भी पूछा गया था ये में। अब कहाँ कहाँ कौन केस आया है वो भी मैं बता रहा हूँ। बिहार में आपका ये केस इसके पहले वाले जे में आया था। और आपका फिर आपका इस बार एक समस्या आई थी कि ए का भतीजा खो जाता है और ये प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसे 500 रुपया मैं इनाम दूंगा। ये कैसा प्रपोजल है। तो एक आदमी को किया गया है कि पूरे संसार को। तो कैसा प्रपोजल हुआ, जनरल प्रपोजल, लोक प्रस्थापना, सामान्य प्रस्थापना, जनसाधारण को प्रपोजल, विशिष्ट नहीं, कैसा हुआ। यही आपका पूछा गया था कौन सा प्रपोजल होगा। तो पब्लिक आपका मैंने कि जनरल ऑफर कहा जाएगा। तो आइए बाजी करार का पहले दो तीन उदाहरण से थोड़ा स्पष्ट करिए। आइए मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और ए बी बाजी लगाते हैं। ए कहता है कि अगर भारत जीतेगा तो मैं बी को 500 रुपया दूंगा। और बी कहता है कि पाकिस्तान जीतेगा तो मैं ए को 500 रुपया दूंगा। ये शुद्ध रूप से वैजरिंग एग्रीमेंट है, बाजी करार है। और ये करार धारा 30 में क्या घोषित किया गया है सुन। और जीती हुई रकम या वस्तु वसूली जा सकती है कि नहीं, कानूनन रूप से नहीं। तो जो इंदु बिंदु थे इसी में फंसे थे। आपका आईपीएल आई है, क्योंकि भारत में ज्यादा लोग क्या देख रहे हैं, आईपीएल। और एक एक गेंद पर सट्टा करोड़ों का लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, सट्टेबाजी। अब आईपीएल देखिए, आईपीएल में अगर ये टीम जीतेगी तो आपका इतना पैसा मैं आपको दूंगा, और ये टीम जीतेगी तो आप दीजिएगा। तो केवल धन का लेन देन है कि कोई घटना घटित हो जाए तो धन का क्या किया जाए, लेन देन। तो ये शुद्ध रूप से क्या होगा, बाजी करार। अब थोड़ा बीमा की संविदा में अंतर करिए, हल्का सा ही अंतर, एक पॉइंट। जीवन बीमा की संविदा और बाजी करार यानी कि समाश्रित संविदा और बाजी करार में एक ही मुख्य अंतर है, दोनों घटना पर ही आधारित है। घटना भी अनिश्चित है, लेकिन बाजी करार में केवल हित जो होता है, धन या वस्तु का लेन देन करना। और जबकि बीमा के करार में, बीमा की संविदा में हित केवल धन का लेन देन करना नहीं है, संपत्ति या शरीर को सुरक्षित करना है। कि अगर आप मरते हैं तो 5 लाख रुपया दूंगा। इसमें हित ये नहीं कि केवल 5 लाख रुपया ले लिया जाए, बल्कि हित एक और है कि शरीर की क्या की जाए, सुरक्षा। जैसे ए बी से कहता है कि यदि तुम्हारा मकान जल जाए तो मैं 5 लाख रुपया तुम्हें दूंगा। ये बाजी करार नहीं है, क्योंकि केवल धन का लेन देन घटना के घटित होने पर नहीं करना है। इस उदाहरण में मुख्य उद्देश्य है कि मकान की क्या की जाए, सुरक्षा। तो अगर यही पॉइंट पकड़िए,
अगर मुख्य उद्देश्य ये है कि धन का लेन देन किया जाए, तब तो भाई बाजी करार। और जैसे ही उद्देश्य हल्का सा हो जाए कि केवल धन का लेन देन नहीं, बल्कि संपत्ति या शरीर की क्या किया जाए, सुरक्षा, तो वह बाजी करार से बाहर जाएगा। वह करार शून्य नहीं होगा। और वह धारा 31 में कौन सा करार माना जाएगा? समाश्रित। तो आइए बाजी करार। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो लॉटरी का टिकट होता है वह भी बाजी करार ही है। अगर कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट जीत जाता है तो कोर्ट द्वारा लॉटरी का पैसा वसूल नहीं सकता, ये भी याद रखें। तो दो नियम बनाइए पहले। अगर किसी घटना का घटित होना संयोग पर आधारित है तो वह सट्टेबाजी का करार। और यदि घटना का घटित होना आपके कौशल, बुद्धि, विवेक पर है तो वह आपका बाजी करार नहीं होगा। फिर एक बार कंसेप्ट एक उदाहरण में दे रहा हूँ भूमिका में। अगर किसी घटना का घटित होना चांस पर आधारित है, संयोग पर, तो क्या वह बाजी करार माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। और घटना का घटित होना चांस पर नहीं, आपके कुशलता पर आधारित है, तो वह बाजी करार माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब आइए मेला में आप गए, तो मेला में देखिए आपका इलाहाबादी लड़के काफी प्रसिद्ध होते हैं आपका। और आपका जैसे कि पहले मेला लगता था, अभी लगता है भाई, तो आपका देखे होंगे कि एक रिंग आती है और आपका 5 रुपये का 3 या 4 या 5 रिंग देंगे। उसके बाद 100 का नोट, 50 का नोट, साबुन और इत्यादि उसमें आपका रखे रहेंगे। और कहेंगे कि आप यहाँ से रिंग फेंकिए, और अगर रिंग पूरी तरह उसमें सेट हो जाए तो आपको ये इनाम के रूप में क्या होगा? मिल जाएगा। तो इलाहाबादी जो आपका बरबीसा बीसा होते हैं या बरबीसा ही केवल होते हैं, यानी कि जो 20 साल या 20 साल से 40 साल के बीच में जो होते हैं, जिन्हें महामंडलेश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये पांचों शाही स्नान क्या करते हैं? करके बैठे रहते हैं। उसके बाद इनका काम पढ़ाई लिखाई नहीं, इस कोचिंग से वसूली, उस कोचिंग से वसूली, इस कोचिंग में एडमिशन करा के कमीशन लेना। तो तमाम लोग ये कार्य करते हैं। फिर आपको बताया जाए, आप किसी के चक्कर में न पड़िएगा। यहाँ कमीशन बाजी नहीं चलती। कई लोग आए कि हम आपकी कोचिंग में भरमार लगा देंगे, आप बस हमें 10-20% दे दीजिएगा। तो हुआ कि एक पैसा नहीं दिया जाएगा, भले लड़के पढ़े न पढ़े, क्योंकि ये अनैतिक कार्य भाई हमसे नहीं हो सकता। तो आपका कई लोग आते जाते हैं, कई कोचिंगों में है कि आपका एडमिशन कराइए और 20 या 25% रकम आपको गुप्त रूप से दी जाएगी। तो जो भी यहाँ आए, डायरेक्ट भाई आए, आपका डायरेक्ट बात करे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन बाजों से क्या रहे? सतर्क रहे ये नहीं कि कमीशन, क्योंकि एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि एक दो टीचर ही एडमिशन कराए और पैसा कम दिए, 2 माह बाद मांगा गया लड़के से, तो लड़का कहा कि मैं तो उनको इतना फीस दिया था और आधा रख लिए थे, आधा दिए। अब क्या कहा जाए? ये समस्या ही तो हुआ कि चलो पढ़ो। अब किया ही क्या जा सकता है? तो भाई सतर्क रहना है। कमीशन पर यहाँ कार्य नहीं होता, मैं फिर बता दूं सबको। अब आगे आइए भाई। तो ऐसी दशा में एक लड़का 1 माह से प्रैक्टिस कर रहा था, गया मेला में और लगा 50-50, 100-100 की नोट पर क्या करने? फेंकने रिंग। तो बताइए, चांस पर आधारित है कि लड़के के कौशल पर? तो कौशल पर तो इसे बाजी करार माना जाएगा कि नहीं? नहीं, कौशल पर आधारित है। तो ये बात, लेकिन चांस पर आधारित जो हो, जैसे कि आपका वो खेला जाता है भाई, फिल्मों में देखे होंगे, जो घूमता रहता है, क्या उसको बोलते हैं? नहीं, कैसीनो बोलते हैं क्या? क्या पता नहीं। वो जो घूमता रहता है और फेंकिए गोली जहाँ पड़ जाए, कैसीनो।
तो वो केवल चांस पर आधारित है, कौशलता पर नहीं, कुशलता पर नहीं। तो वह बाजी करार है सट्टेबाजी का। आपका ये भी याद रखे। तो आगे आया जाए। अब बाजी करार की परिभाषा चूंकि धारा 30 में नहीं दी गई है, तो जो विद्वानों ने परिभाषित किया है, पहले उन विद्वानों को देखिए, तब बाजी करार के आवश्यक तत्व हम देखेंगे, तब और बातें बताएंगे। चूंकि बाजी करार को धारा 30 में परिभाषित नहीं किया गया है, तो सबसे पहले एंसन ने इसकी परिभाषा दी, और एंसन महोदय क्या कहते हैं ये देखा जाए। जब भी आप एंसन का पढ़िए, तो एक और आपका, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और इफेक्ट पर भी कुछ बातें विद्वान एंसन ने कही है, और वह तुलना की है बारूद भरी ट्रेन से। तो जैसे ही बारूद और ट्रेन का उदाहरण आ जाए, आंख मूंद कर कौन मार देना है, एंसन। फिर हम बता रहे हैं, ये बता गया था, फिर एक बार वहां से जोड़िए। एंसन महोदय ये कहते हैं कि जब कोई प्रस्तावना एक्सेप्ट हो जाती है, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसका प्रभाव बारूद से भरी ट्रेन के समान होता है। जिस प्रकार ट्रेन में बारूद भरा है, एक माचिस की तीली जलाकर आपने फेंका और पूरा बारूद जलकर राख हो गया, और पुनः उसे पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है कि नहीं, राख से बारूद बनाया जा सकता है कि नहीं, नहीं। सेम उसी प्रकार जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों से बाध्य हो गए। अब वचन से पीछे मुकर नहीं सकते, और मुकरते हैं तो ये संविदा का क्या माना जाएगा, भंग। तो जैसे ही आपका आए, तो देखिए बाजी करार की क्या परिभाषा देते हैं। बाजी करार या पद्यम तौर का करार एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर कुछ धन या धन के स्थान पर कुछ वस्तुएं देने का करार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वादा है बाजी करार, जिसमें किसी अनिश्चित घटना के घटने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या तो कुछ धन देने का वादा करता है, या कुछ वस्तु देने का। अब एंसन महोदय के अनुसार ऐसी घटना भूतकालीन भी हो सकती है, वर्तमान कालीन भी, और भविष्य कालीन भी। फिर याद रखिए, बाजी करार में जो अनिश्चित घटना है, निश्चित नहीं, जो अनिश्चित घटना है वह कैसी हो सकती है। तो एंसन महोदय कहते हैं कि ये घटना आपका भूतकालीन भी हो सकती है, वर्तमान भी, और कैसी, भविष्यकालीन। तीनों पर एक एक उदाहरण हम देंगे। पहले तो एंसन की परिभाषा को तोड़ा जाए, यानी कि इसका मतलब एंसन की परिभाषा को तोड़िए, मैच पर ही तोड़िए। मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच 10 जुलाई को मैच होने वाला है। अब ए और बी करार करते हैं कि ए कहता है कि अगर भारत जीतेगा तो हे बी, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, और बी कहता है कि अगर भारत हारता है और पाकिस्तान जीतता है तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। यानी कि वचन दिया गया है कि भविष्यकालीन जो अनिश्चित घटना है, वह घटना जब क्या होगी, घट जाएगी। मैच का जब परिणाम आ जाएगा, तो एक पक्षकार दूसरे को इस उदाहरण में कुछ क्या देगा, धन। धन न देकर वस्तु ही दिया जा सकता है। तो एक कह दे कि ये रिंग सेरेमनी की अंगूठी है, ये मैं तुम्हें दूध दे दूंगा, और भी कह दे कि ये सोने का चैन है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, ये भी शुद्ध रूप से
बाजी करार ही माना जाए। तो बताइए, बाजी करार में केवल धन या वस्तु का लेन देन का इंटरेस्ट रहता है कि कोई और इंटरेस्ट रहता है? और कोई नहीं। केवल घटना घटे तो हम लोग क्या करेंगे? धन का लेन देन कर लेंगे। तो ऐसा करार धारा 30 के तहत क्या होगा? शून्य। और धन वसूला जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा कि नहीं? नहीं भाई, वसूला नहीं जा सकता, न ही वस्तु वसूली जा सकती है। ऐसी घटना भूतकालीन भी हो सकती है एंसन के अनुसार, वर्तमान भी, भविष्यकालीन भी। ऐसी घटना आपका ये भूतकालीन, तो एक भूतकालीन के देखिए। अब भूतकालीन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए चुनाव हो गया है और कोई प्रत्याशी जीत गया है और पक्षकारों को ये पता ही नहीं है कि कौन प्रत्याशी चुनाव में जीता है। और पक्षकार आपस में करार करते हैं कि अगर ये जीता होगा तो मैं आपको 500 दूंगा, और ये जीता होगा तो मैं आपको 500 दूंगा। तो ये शुद्ध रूप से बाजी करार हुआ। इसके बारे में जो घटना क्या हो चुकी है, घट चुकी है। लेकिन घटना के घटित होने का परिणाम दोनों पक्षकारों को मालूम हो कि न हो, न हो, याद रखें। और भविष्यकालीन का तो मैच का उदाहरण बता ही दिया गया, किस तारीख को मैच होगा, 10 जुलाई को। तो तब हम लेन देन करेंगे। ये परिभाषा एंसन की रही। दूसरा देखिए, एंसन द्वारा दी गई परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है। और वह केस ज्यादातर पूछा जाता है घेरूलाल पारिख बनाम आपका महादेव दास का। यानी कि घेरूलाल पारिख बनाम महादेव दास के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुब्बा राव ने जो एंसन ने बाजी करार की परिभाषा दी थी, उस परिभाषा को क्या कर लिया भारत में? स्वीकार। और कहा कि ये परिभाषा सही है कि गलत है? सही है। तो बता ही दिया गया परिभाषा, अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब घेरूलाल पारिख का जो मामला था वह फिर एक बार याद रखिए, बाजी करार अवैध नहीं होते, शून्य होते हैं। तो भागीदारी का मामला था। यानी कि ये जो मामला था पार्टनरशिप के मामला था। और इस केस में ही जस्टिस सुब्बा राव ने ये बताया, बाजी करार की परिभाषा दी और किसकी परिभाषा को लाकर रख दिया? एंसन महोदय द्वारा दी गई परिभाषा को। अगला देखिए, जो तीसरी परिभाषा दी जाती है, यानी कि तीसरी का दूसरी कहिए, क्योंकि एंसन की तो परिभाषा भारत में एडॉप्ट की गई। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का केस है। ये 1892 का है। जस्टिस हाकिन्स महोदय है। तो याद रखिए, जज का नाम भी पूछा गया है, केस भी पूछा गया है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, कार्लिल बनाम कार्बोलिक कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। जो ये कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी थी, इसने एक दवा निकाली और उस दवा निकाली और ये कहा कि जो व्यक्ति हमारी दवा को खाएगा उसके बाद अगर उसे एन्फ्लुएंजा, यानी कि अगर वह बीमार पड़ता है, यानी कि अगर उसे बुखार हो जाता है, तो कंपनी उसे 1,000 रुपया देगी। नहीं, 100 पॉइंट देगी, 1,000? हाँ, 100 पॉइंट। और इसके लिए कंपनी ने
₹1000 गारंटी के तौर पर बैंक में जमा किया। रुपया नहीं, पाउंड, इंग्लैंड का केस है। यानी कि 100 पाउंड देगी और 1000 पाउंड पहले से ही बैंक में क्या किया है, जमा। तत्पश्चात जैसे कि आपका बाबा रामदेव ने निकाला, कोरोलिन निकाल दिया कि जो भी व्यक्ति मेरी दवा खाएगा उसको कोरोना नहीं होगा। तो फिर बाबा पलट गए। बाबा कहे कि ये मैं थोड़े कहा था कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना तो होके रहेगा। चाहे इंजेक्शन लगवाइए, चाहे दवा खाइए, रोका नहीं जा सकता। बस आपकी जान को बचाएगा। प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता ये दवा क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो कोरोना की कोई दवा नहीं है। बस जो ये बूस्टर लग रहा है ये आपके शरीर में आपका रोग की क्षमता को बढ़ा देगा। यानी कि आपका जो रोगों की लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, इसी को बढ़ाया जाता है डोज देकर, ताकि कोरोना आए तो कोरोना से ये डोज क्या करे, लड़े। और लड़ के पहलवानी में क्या करे, पीट दे, भले 2-4 दिन क्या हो लगे। याद रखिए, कोरोना रोका नहीं जा सकता, बस आपका यह है कि प्रतिरक्षा की जा सकती है। तो फिर एक बार बैक होइए। तो अब कार्लिल ने दवा खाई। दवा खाने के बाद कार्लिल को बुखार आ गया, और जब बुखार आ गया तो बीमार पड़ी। फिर कंपनी के खिलाफ मुकदमा की कि कंपनी ने वादा किया था और वादे के अनुसार 100 पॉइंट दिलवाया जाए। कंपनी देखिए क्या क्या 3-4 तर्क ली। पहला तर्क ली कंपनी की ये बाजी करार था। तो जस्टिस हाकिन्स ने कहा कि ये बाजी करार नहीं है, ये समाश्रित संविदा है। और सब आपका जस्टिस हाकिन्स ने बाजी करार और समाश्रित संविदा में क्या बताया, अंतर बताया। आप दूसरा कहा गया कि मैं तो बिक्री को बढ़ावे के लिए सब नौटंकी किया था। कंपनी ने कहा, तो न्यायालय ने कहा कि ये क्यों लिखे हो कि 1000 पाउंड मैं इसके लिए कहाँ जमा किया हूँ, बैंक में। इसका मतलब कि तुम्हारा आशय था कि बीमार होने पर व्यक्ति को क्या करोगे, पैसा दोगे। तीसरा ये कंपनी ने तर्क लिया कि जब कार्लिल दवा खा रही थी तो हमें तो प्रतिग्रहण की सूचना ही नहीं दी कि मैं आपकी दवा खाना प्रारंभ कर दी हूँ। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोग, लाखों लोग आपकी दवा खा रहे हैं, तो क्या लाखों लोगों द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक है? तो आवश्यक नहीं है। यानी कि लोक प्रस्थापना में, पब्लिक ऑफर में, जनरल ऑफर में, साधारण प्रपोजल में आपका प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। केवल क्या आवश्यक है, शर्तों की क्या करना, पूर्ति करना। और कार्लिन ने शर्तों की पूर्ति की, तो अतः वह इनाम पाने की क्या है, 100 पाउंड हकदार। और बाजी करार को परिभाषित किया गया। परिभाषा उतना नहीं देखना इस केस में भी। अब आइए बाजी करार के आवश्यक तत्व देखा जाए। ये तो परिभाषाएं रही। बाजी करार के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है कि अनिश्चित घटना होनी चाहिए और घटना के बारे में पक्षकारों का जो मत होना चाहिए, एक मत नहीं बल्कि विपरीत मत। फिर एक बार पहला आवश्यक देखिए। पहला आवश्यक तत्व है अनिश्चित घटना का होना और घटना के बारे में आपका पक्षकारों का एक मत हो कि विपरीत मत। एक मत होगा तब कहाँ बाजी भाई, विपरीत मत। अब फिर घटना, अब एंसन के अनुसार ऐसी घटना भूतकालीन भी हो सकती हैं, वर्तमान भी, और कैसी, भविष्यकालीन भी। तो एक दो उदाहरण फिर वहीं चलेगा। अब आइए, पक्षकारों ने करार किया है। अब अनिश्चित घटना पहले लिया जाए, मैच वाला ही लिया जाए, सबसे अच्छा है। ए और बी आपस में करार करते हैं
कि जो 10 जुलाई को भारत पाकिस्तान का मैच होगा, अब उसमें कौन जीतेगा ये पहले से डिसाइड नहीं है। तो घटना का होना निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित। ये अनिश्चित घटना हो गई। जो करार के पक्षकार हैं वह विपरीत मत रखते हैं, यानी कि ए कहता है कि भारत जीतेगा और बी क्या कहता है, पाकिस्तान। अगर दोनों एक को ही, भारत को ही जिता दें तब बाजी करा नहीं। विपरीत मत का मतलब उल्टा मत, ए कहता है भारत जीतेगा और बी क्या कहता है, पाकिस्तान। तो आपका ये जो घटना है आपका विपरीत मत हो गया। आइए दूसरा, पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना होनी चाहिए। पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षकार हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ए 500 रुपया जीत भी सकता है, हार भी सकता है। बी भी 500 रुपया जीत भी सकता है और क्या हो सकता है, हार सकता है। इसको हम कहते हैं पारस्परिक लाभ और हानि की क्या होना, संभावना। तो बताइए, एक कप 500 रुपया जीत सकता है जब भारत जीत जाए, और एक कप 500 रुपया हार सकता है जब भारत क्या हो जाए, हार जाए। तो पारस्परिक लाभ हानि की संभावना हो गई कि नहीं, हो गई। तीसरा आवश्यक तत्व है घटना। हाँ, पारस्परिक लाभ हानि की संभावना तीसरा तत्व है कि घटना का किसी के कंट्रोल में न होना, किसी के नियंत्रण में न होना, और यह गणितबाजी करते हैं और इसी में खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। देखिए, बाजी करार के लिए आवश्यक है कि वह घटना किसी के कंट्रोल में न हो, यानी कि भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, न तो ए के नियंत्रण में होना चाहिए और न ही बी के। यानी कि आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, बाजी लगाने वालों के कंट्रोल में ये बात होती है कि नहीं, नहीं होती। कंट्रोल में करने के लिए ही और बाजी द्वारा लगाई गई रकम जीतने के लिए ही खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। और खरीदा कैसे जाता है, देखिए, जैसे श्री संत से क्या नाम था, श्री संत, करियर ही बर्बाद हो गया। श्री संत को कहा गया कि तुम ये बाल नो, लाट में जब बाल फेंकना तो नो बाल दो फेंक देना और दूसरी पार्टी क्या होगी, जीत जाएगी। या वाइड ही फेंक देना, या बाउंसर वाइड फेंक देना, भाई क्या फेंक देना, वाइड फेंक देना, और एक को नो बॉल से काम हो जाएगा क्योंकि एक रन एक्स्ट्रा मिला और उस पर छक्का लग गया तो 7 रन मिल गया। तो 7 रन नो बॉल पे, और फिर अगली बाल फेंकोगे तो हो सकता है सिक्सर लग जाए, तो 6 6 12 एक 13 रन, यानी कि एक बाल पर कितना रन मिल जाएगा, 13। इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। तो पक्षकार जो होते हैं अब घटना को आपका सट्टेबाजी लगाकर खिलाड़ियों को खरीद कर और अपने पक्ष में करने का क्या करते हैं, प्रयास। लेकिन घटना किसी के नियंत्रण में न हो, ये बाजी करार की कैसी शर्त है, तीसरी आवश्यक तत्व है। चौथी शर्त आई है, घटना में धन का लेन देन या वस्तु के लेन देन के अलावा कोई अन्य हित या अन्य इंटरेस्ट पक्षकारों का न हो। यही आपका कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस पर अटैक करना है। फिर एक बार इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि घटना में जो पक्षकार हैं आपका, उनका केवल हित ये है कि घटना का घटित हो जाए तो केवल धन का लेन देन कर दिया जाए या वस्तुओं का लेन देन कर दिया जाए,
इसके अलावा अन्य कोई इंटरेस्ट उनका नहीं होता। अब जो समाश्रित संविदा होती हैं, जो बीमा की संविदा होती हैं, वह बाजी करार से इसी पॉइंट पर अंतर आएगा। सब कुछ सही रहेगा, लेकिन पॉइंट इसी पर अंतर आएगा कि बाजी करार में हित ये है कि धन या वस्तु का क्या किया जाए, लेन देन। लेकिन बीमा की संविदा में धन का केवल लेन देन का हित नहीं रहता, हित एक और रहता है। वह क्या है? या तो शरीर की सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा। अब एक उदाहरण फिर यहाँ देखिए, ए बी से करार करता है कि अगर तुम्हारा मकान जल जाए तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। आप ये कहेंगे कि अनिश्चित घटना है, पक्षकारों का विपरीत मत है, लाभ हानि की संभावना है, घटना किसी के नियंत्रण में नहीं है कि जले न जले। लेकिन एक बात तो अंतर आ गई, और वह बात जो आपका अंतर आई कि केवल पैसे का लेन देन करना नहीं हित है। तो हित क्या है आपका? हित ये है। आपका आगे देखिए, यानी कि एक हित अलग है। हित वो ये है कि मकान की क्या किया जाए, सुरक्षा। क्योंकि मकान जलेगा तो 5,000 देंगे, तो केवल 5,000 लेने देने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ हित एक और है कि मकान को क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। यही पॉइंट पकड़ना है। फिर मैं बता रहा हूँ, बाजी करार और समाश्रित संविदा में जो टेक्निकल अंतर है कि बाजी करार में केवल हित इतना है कि धन या संपत्ति का क्या किया जाए, लेन देन, और कोई हित नहीं रहता। जबकि समाश्रित संविदा में या आश्रित संविदा में केवल धन का लेन देन करने का हित नहीं रहता। हित ये रहता है कि शरीर या संपत्ति को क्या किया जाए, सुरक्षित। तो अगर ये चार बातें हैं तो उस करार को हम क्या कहेंगे? बाजी करार। अब आइए आपका सट्टेबाजी का करार देखा जाए। सट्टेबाजी का करार और तेजी मंदी की संविदा भी आपका ये देखा जाए, बाजी करार से अटैच है। सट्टेबाजी के करार में क्या होता है, देखिए आपका ए बी से करार करता है कि 10 जुलाई को मैं तुम्हें 5 बोरा गेहूं बेचूंगा। ए ने किसे करार किया? बी से। और गेहूं आपका 15 रुपया पर किलो के हिसाब से बेचूंगा। तो अगर ए और बी का इरादा वास्तव में गेहूं बेचने का था तो ये करार वैध होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका इरादा गेहूं बेचने का नहीं है। आपका इनका इरादा ये है कि 10 जुलाई को जो 15 रुपया से ऊपर या नीचे दाम होगा, बस उसी दाम को ले देकर क्या किया जाए, निपटा दिया जाए मामला। गेहूं का बेच खरीद नहीं होगा। तो बस ये इरादा है कि जो ऊपर नीचे 2-4 रुपया कीमत जाती है, बस उसी को लेन देन करके मामला क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। गेहूं नहीं बेचा जाएगा। अगर ये करार करते समय इरादा था तो ये बाजी करार माना जाएगा।
तो वास्तव में सामान देने का इरादा है करार करते समय, तब बाजी करार नहीं। लेकिन कब बाजी करार? जबकि सामान नहीं देना है। जैसे कि ये ने कहा कि 15 रुपया किलो हम बेचेंगे और दाम हो गया 16 रुपया। अब ऐसी दशा में 16 रुपया हो गया तो 1 रुपया लेन देन करके मामला क्या किया जाएगा? निपटा दिया जाएगा। गेहूं बेचा ही नहीं गया तो इसको हम कहते हैं पट्टेबाजी या सट्टेबाजी। याद रखिएगा। आइए तेजी मंदी की संविदा। ऐसा ही है, तेजी मंदी की संविदा में आपका क्या होता है? उसमें भी करार तो किया जाता है लेकिन सामान का लेन देन नहीं किया जाता। जैसे ये हुआ कि आज का दाम, मान लीजिए कि आज का आलू का दाम 50 रुपया है, तो करार किया गया कि चलो करार करते हैं 50 रुपया किलो हमें आलू दे देना। और उसी दौरान आलू का दाम क्या हो गया? 60 रुपया। अब तो मार्केट में आलू भी रुला रहा है, कितना हो गया? 70 का 2.5 किलो यानी कि दाम क्या हुआ? थोड़ा बहुत। तो इरादा आलू खरीदने बेचने का नहीं है। जब दाम किसी विशेष दिन क्या हो, अप डाउन हो, तो उसी के हिसाब से पैसा क्या किया जाए? लेन देन कर लिया जाए। तो ये भी बाजी करार माना जाए। अब आइए, जो लॉटरी का करार होता है वो भी चांस पर आधारित है, वो भी बाजी करार। यानी कि जो आपका, फिर याद रखिए, अगर कोई हित मिलना हो, चांस पर मिलना है, यानी कि संयोग पर आधारित हो, तो वह बाजी करार। और संयोग पर नहीं, आपकी कुशलता और बुद्धि पर आधारित हो, तो क्या वह बाजी करार माना जाएगा? नहीं। और एक उदाहरण पहले बता दिया गया, क्या फेंकने वाला? रिंग। तो बताइए, रिंग फेंकना आपका कौशल पर आधारित है कि चांस पर? कौशल पर। अगर अच्छा निशानेबाज रहेगा तो दुकानदार हाथ जोड़कर दुकान बंद करके क्या होगा? भाग जाएगा, हाथ पैर पकड़ने लगेगा कि अब बस करिए, बस अब रिंग हम नहीं देंगे, 1000 जीत चुके हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। ये आप जैसे विशेषज्ञों के लिए आपका नहीं नियम है। ये तो किसके लिए है? जो आते हैं, मन बहलाते हैं कि चलो हम भी क्या करें, आपका अपना कौशल क्या करें, दिखा लें। तो फिर एक बार देखिए, अब ये आपका बाजी करार का प्रभाव लास्ट में देखा जाए। बाजी करार का प्रभाव धारा 30 में दिया गया है, परिभाषा नहीं। अब धारा 30 शुरू करनी है। देखिए धारा 30 भाई, बाजी करार शून्य होगा। पहला प्रभाव क्या होगा? यानी कि अवैध होगा कि शून्य होगा कि दोनों होगा? तो क्या मार कर आएंगे? शून्य। लेकिन सतर्क रहना है, जो पहले का बॉम्बे राज्य था, जो मुंबई है, देख ही रहे हैं कि भाजपा वालों ने आपका उद्धव के खिलाफ क्या मोर्चा खोल दिया है। यानी कि भाजपा पर अटैक करेंगे तो मोर्चा क्या करती हैं? भाजपा खोल देती हैं। और 34-35 विधायकों को कहाँ भेज दिया? अपने इलाके में। यानी कि शेर के इलाके में अब कहाँ जा सकते हैं? अब मुंबई पुलिस आपका गुवाहाटी तो पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा की पुलिस इनको क्या करेगी? जैसे आपका बगा के केस में हुआ कि हरियाणा पुलिस आई दिल्ली, दिल्ली से गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो आपका हरियाणा में भाजपा की सरकार तो रोक ली भाजपा की पुलिस ने और कहा कि पंजाब नहीं जाने देंगे, आपका नहीं ले जाने दो। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, आपका पंजाब पुलिस को क्या था अधिकार? तब तक मौका मिल गया और मौके का बगा ने क्या उठाया? लाभ। और पटना आपका हाई कोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ में है दोनों का, वहाँ से स्टे आर्डर ले लिया कि गिरफ्तारी पर क्या लगाई जाती है रोक। तो उसी प्रकार आपका देख ही रहे हालात। तो जो पहले का बॉम्बे राज्य था, अगर उसमें पूछ ले
तो वहाँ बाजी करार अवैध भी हैं और शून्य भी। तो किस राज्य में बाजी करार अवैध और शून्य दोनों हैं? बहुत अंदर जाकर पूछे तो पहले के बॉम्बे राज्य में अवैध भी हैं और शून्य, अन्यथा अवैध नहीं है लेकिन शून्य है। अगला देखिए प्रभाव। अगर बाजी पर कोई रकम या वस्तु जीती जाती है तो क्या उसकी वसूली के लिए मुकदमा कोर्ट में लाया जा सकता है कि नहीं? बताइए तो लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा, वसूली नहीं होगी। यानी कि अगर ए ने ये कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच में बाजी लगाया, ए रकम जीत गया, बी 500 रकम नहीं दिया, तो ए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो क्या न्यायालय बी से ए को 500 रुपया दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा। अगर ए ने बी को 500 रुपया दे दिया तो क्या न्यायालय बी से फिर वापस दिलवाएगा कि नहीं? तब भी नहीं। लेकिन एक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, थर्ड पर्सन। ए और बी ने बाजी लगाई कि अगर भारत जीतता है तो ए बी को देगा पैसा, पाकिस्तान जीतता है तो बी देगा। दोनों ने अपनी अपनी 500 की रकम एक रेफरी को दे दी, तो रेफरी को किसको दे दिया जाए? सी को। तो ए अगर मान लीजिए ए सी से कब तक अपना पैसा वसूल सकता है? वसूल सकता है सी से, भले बी से न वसूले। तो जब तक सी वह रकम बी को न दे दिया हो तब तक ए को अधिकार है कि जो सी के पास या रेफरी के पास रखा है रकम उसको क्या करे? वसूले। क्यों वसूले? क्योंकि बाजी करार शून्य है लेकिन अवैध नहीं है। लेकिन अगर सी बी को पैसा जीतने वाला दे दिया तब ए के पास कोई विकल्प नहीं है और ए सी से क्या अपना पैसा वसूल सकता है कि नहीं? अब नहीं वसूल सकता। यानी कि अगर थर्ड पर्सन के पास पैसा या वस्तु रखी गई है तो जब तक थर्ड पर्सन के पास है तब तक उससे क्या करेंगे? पक्षकार अपना अपना धन या वस्तु वसूल सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन ने किसी पार्टी को दे दिया उसके बाद वसूली होगी कि नहीं? नहीं होगी। ये अंग्रेजों ने एक अपवाद बनाया, वह अपवाद लास्ट में देखना है बाजी करार का, और वह अपवाद है आपका घुड़ दौड़ का। ध्यान से देखिए, हार्स रेसिंग का एक अपवाद है भाई, आपका देखना है ध्यान से उसको। धारा 30 में अगर हार्स रेसिंग, हाँ, अंग्रेजों को घोड़ों से प्रेम था और हार्स रेसिंग कराते थे, उसमें भी आज भी होता है, देखे होंगे। आपका घोड़ा दौड़ते हैं, इस घोड़े पर ये बाजी, इस पर ये बाजी लगाई जाती हैं। आज भी भारत में भी वैध है, विदेशों में भी वैध है। ये करार शून्य नहीं होगा, ऐसा वसूला जा सकता है। लेकिन घोड़ों पर बाजी लगाइए तो रकम निश्चित रखिए। देखिए तो 500 से अधिक या हाँ 500, हाँ देखिए भाई अच्छे से तैयार किए। अगर घुड़दौड़ के मामले में बाजी लगाई जाती है और रकम बाजी की कितनी रखी जाती है? 500 या उससे अधिक, या कोई वस्तु रखी जाती है जिसकी कीमत 500 या उसे क्या हो अधिक, तो ये जो करार होगा बताइए ये शून्य होगा कि वैध होगा? वैध होगा। और घुड़दौड़ में रकम जीती गई है तो उसकी वसूली की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। तो धारा 30 का कितना अपवाद हुआ? केवल एक। कौन सा अपवाद हुआ? घुड़दौड़। रकम याद रखिएगा कितना? 500 या उससे क्या है अधिक। भाई 500 से कम में रकम एक करार शून्य होगा और 500 या उससे अधिक का घुड़। अब ये अंग्रेज कानून बनाकर 1872 में चले गए, अपने हित के लिए बना दिए।
कि रोज हम लोग घूर दौड़ कराएंगे, बाजी लगाएंगे, तो हम लोग खुद फंस जाएंगे। तो हम क्यों फंसे? भारत के लोग फंसे, हम क्यों फंसे? हम लोग जो शौक पालते हैं वो शौक पूरा करते हैं, भले कानून में क्या बनाना पड़े, अपवाद। तो इस प्रकार आपका धारा 30 भी क्या हुई, आपका समाप्त हो गई। कल तक अभी लेक्चर चलेगा, उसके बाद भाई लिखवाया जाएगा आपका, परसों से 4-5 दिन लिखवाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और कल आपका एक चैप्टर और समाप्त हो जाएगा, समाश्रित संविदा। जो छूटे हुए 1-2 धाराएं वो भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा हम तैयार कर लें तब। तो कल आपका पढ़ कर आइए, बहुत आसान है। समाश्रित संविदा 31 से लेकर 36 तक ये समाप्त हो जाएगा एक दिन में आपका समाश्रित संविदा। तब परसों से भाई लिखवा जाएगा। भाई कल आईपीसी की एक कॉपी लेकर भी आइएगा। आईपीसी में एक सिद्धांत बचा, उसके बाद लिखवा दिया जाए कुछ।